भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा देखना कि क्या क्या खबरें इस वीडियो में लगी है। सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहेंगे, हमारे पास एक ये अखबार की कटिंग आई है। सरोजनी गुप्ता बहन है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से आती हैं और इन्होंने ये खबर भेजी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है पुरानी पेंशन योजना। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस योजना के बारे में और इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है कि नई दिल्ली से खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश के सभी राज्यों को आदेश दिया है कि सभी राज्य अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जल्द से जल्द दें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी कर्मचारियों के चेहरे पर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में अब देश के सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारी को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और बहाल के जो है लिखा गया है कि लगभग जो है 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। तो यहां पर बहार लिखा गया है, शायद वो बिहार लिखना चाहते हैं क्योंकि बिहार में ही इतने ज्यादा भारी संख्या में नियोजित शिक्षक तैनात हैं। तो मुझे लगता है ये आर्टिकल कहीं बिहार में तो प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि भेजने वाले में और ज्यादा जानकारी तो भेजी नहीं है। लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सभी प्रकार की सुविधाएं भी सरकार को देनी होंगी। और पुरानी पेंशन बहाली के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनपीएस कर्मचारियों को बड़ी जीत वगैरह मिली है। तो एनपीएस कर्मचारियों की श्रेणी में देखो हम सब तो आते नहीं है, तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों को तो इससे कोई भी फायदा नहीं होगा अगर पेंशन पुरानी बहाल भी होती है तो। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के कह देने के बाद राज्य सरकारें उस पर कितना अमल करती हैं ये तो आप सब पहले से ही जानते हैं। अगली खबर पर ले चलते हैं जो कि आप सबके काम की जानकारी है। सांसद बने हैं महिला एवं बाल कल्याण समिति के सदस्य, तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में भी। तो रामपुर से खबर है, सांसद घनश्याम सिंह लोधी, इनको संसदीय बोर्ड की शिक्षा, महिला एवं बाल युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया है। और इसकी सूचना संसदीय समिति के उप सचिव हरप्रतीक आर्य ने दी है। संसदीय बोर्ड की शिक्षा, महिला और बाल युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य और लोकसभा के 31 सदस्यों को नामित किया गया है। इसमें रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी को भी इस समिति सांसद वगैरह में आप देख सकते हो कि सदस्य बनाया गया है। यह समिति देश के उच्चतर शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, साथ ही साथ अपना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग आदि सभी के कार्यक्रमों की समीक्षा और भावी संभावनाएं और कार्य योजना को विकसित करने को लेकर के बधाई है। तो देखो यहां यानी बनाई गई है। तो अब देखिएगा यहां पर आर्टिकल तो है लेकिन बहुत ज्यादा सटीक शब्दों में प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप सब समझ चुके होंगे सांसद घनश्याम सिंह लोधी हैं। अब इनको महिला बाल विकास कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया है। आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ अन्य जानकारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से सरोज सिंह बहन आती हैं। उन्होंने क्या किया है कि यहां पर बताया है कि सुधांशु भैया जी नमस्कार, इसका पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। तो पासवर्ड में भाई कुछ नहीं होता, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकती हैं और उसी को लिख लें, उसी पासवर्ड को डाल करके फिर आपका लॉगिन होगा। तो यहां पर चाहो तो पोस्टर ट्रैकर में आपको पता है 5145 होता है, चाहो तो ये डालो आपको आसान लगे, या अपने मन से कोई 4 अंक ले लो, 6 अंक ले लो, जो चाहो वो डालो। पासवर्ड कोई हम थोड़ी बताएंगे कैसे बनता है, तो पासवर्ड तो आसान सी चीजें हैं, जो पासवर्ड में डालना चाहो वो डालो, बस उस नंबर को आप ध्यान रखो, याद कर लो। तो ये तो आसान सी चीजें हैं। अगर देखो जिसको नहीं पता इन चीजों के बारे में वो स्वयं से ना कर पाए, बिल्कुल भी अगर पता ना हो पासवर्ड में भी क्या पड़ता है, क्या कैसे बनता है, तो प्लीज वो ना करे। इससे अच्छा अपने बाल विकास विभाग में ऑफिस में पूछ लें, अपने सुपरवाइजरों से या किसी से भी जो भी वहां पर हो, तो वो आपको आपकी बेहतर मदद कर देंगे। इधर बात कर
करते हैं शशि बहन की, जो कासगंज से आती हैं और कासगंज में इनके वहां साड़ी का वितरण किया गया है। और आप देख सकते हैं ये कासगंज जिले से हमारे पास जानकारी आई है। ब्लॉक प्रमुख हैं, सीडीपीओ सर हैं, सुपरवाइजर हैं, इनके द्वारा साड़ी वितरण की जा रही है। तो आंगनबाड़ी बहनों को देखो साड़ी दी गई। और यहां पर अगली खबर पर ले चलते हैं। आंगनबाड़ी रेनू यादव बहन है जो कि जालौन से आती हैं। इन्होंने लिखा है कि भैया जी नमस्ते, जुग जुग जियो, आपके न्यूज देखने में उत्साह मिलता है। और भैया जी समूह द्वारा राशन वितरण हो रहा है, मार्च से अक्टूबर तक का राशन समूह ने वितरण किया है। मैडम से कहें तो वो कहती हैं कि राशन का वितरण समूह द्वारा ही होगा। भैया जी आप बताएं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और मैडम ने मेरे केंद्र पर ताला के ऊपर जो है ताला लगवा दिया है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इनके सेंटर पर भी इनका कहना है कि ये ताला लगवा दिया। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये चीजें हो रही हैं। अब क्या वजह है, मुझे पूरी जानकारी इस मैटर में नहीं है कि वो उन्होंने क्यों लगाया, क्या लगाया। लेकिन आपके कहने के मुताबिक जैसा कि आपने कहा, राशन समूह वाले बांट रहे हैं जो कि नियम के विरुद्ध है। और समूह का काम है कि राशन को आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचाना। और रही बात आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लगाने की, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोई अधिकारी किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला क्यों लगाएगा। तो समझिएगा चीजों को लेकर के। अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो आप इस बारे में अपने वहां जिले में जाएं, डीएम कार्यालय, डीएम के पास में जाकर के सभी फोटो, जैसे कि सेंटर पर ताला जड़ा गया वो, और साथ ही साथ जो भी है मैटर आपके साथ जो हो रहा है, यह समूह वाले मनमाने ढंग से राशन वितरण कर रहे हैं और आपने विभाग से कहती हो फिर भी सुनवाई नहीं होती है, जो कि समूह का काम नहीं है वितरण करना, उनका काम है पहुंचाना और वितरण में मदद करना। लेकिन वितरण के दौरान कार्यकर्ती बहनों की मुख्य भूमिका होती है, बस बाकी लोग उसमें क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। निगरानी के लिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रधान को जो भी जनप्रतिनिधि हो उनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आंगनबाड़ी बहनों को वितरण से बिल्कुल जो है अलग रख दिया जाए, यह नियमों के विरुद्ध है। और आप इसके लिए अपने वहां लड़ सकती हैं, डीएम से शिकायत कर सकती हैं। और ले चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, यह एक मैटर आया है। स्कूल संचालिका ने जेई को 90 सेकंड में 20 गालियां दी हैं। तो अब बताओ, ऐसे ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं, छापने वाले भी हेडिंगों में न जाने क्या क्या लिखते हैं। अब यह मैटर है कानपुर देहात का। राजपुर ब्लॉक के रमऊ गांव के एक स्कूल का बकाया होने पर बिजली कनेक्शन जो है कटने से भड़की स्कूल संचालिका ने जेई को मोबाइल पर 90 सेकंड में 20 गालियां दी हैं। इसका ऑडियो भी वायरल होने पर अभियंताओं में आक्रोश है। मामले में तहरीर दी गई। हालांकि आपका अपना अखबार हिंदुस्तान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। तो देखो, अखबार वाले ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ऐसे में, लेकिन हेडिंग में बढ़िया सा देखो छापा गया। और फिर भी जो है सो है। रमऊ गांव के इस स्कूल पर कई माह का बिजली बिल बकाया है। नोटिस के बाद भी भुगतान न होने पर बिजली कनेक्शन काट दिया गया और इससे भड़की स्कूल संचालिका ने दोहरापुर वगैरह सब स्टेशन के जेई प्रमोद कुमार मौर्य को फोन पर धारा प्रवाह गालियां देने के साथ धमकी दे डाली। इसका ऑडियो वायरल होने पर जेई संगठन विरोध पर उतर आया और अकबरपुर के जहां पर एसडीओ सतीश निषाद ने बताया कि जेई ने पुलिस को तहरीर दी है। तो बिल्कुल करेंगे भाई, ये उनका भी वो है। और बाकी विभाग को सोचना चाहिए, अरे काम कराते हो तो कम से कम पैसा भी तो भाई भरो, समय पर बिजली का बिल नहीं भरोगे तो दिक्कत ही होगी। अब हमारे विभाग में जो है एक कड़वी सच्चाई क्या है कि यहां पर हमारा विभाग और हमारी सरकार जो काम करवाना चाहते हैं वो सब कैसे हो जाए, बिना पैसों के हो जाए और पैसे उनको देने ना पड़े। अब भाई अगर अपना विभाग ले लो, शिक्षा विभाग ले लो, कोई भी विभाग ले लो, यानी सरकार क्या चाहती है कि वो पैसा खर्च ना करें और ऐसे ही सब काम बस चलता रहे धक्का प्लेट करके। और यही चीजें बस गलत हैं। जो संचालक लोग होंगे उनके ऊपर फिर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, चाहे वो फिर प्राथमिक विद्यालय की संचालिका हो या फिर आंगनबाड़ी बहनों पर ऐसे कोई कार्य डाल दिए जाए जो उनसे जबरन कराया जाए, पैसा ना मिले और इस तरह से फिर ऊपर दिक्कत हो। जैसे कि आप एक भवन वाला ले लो केस, जो किराए पर चलते हैं, उनमें भी सोचो मकान मालिक को पैसा ना मिलेगा तो फिर वो भी तो परेशान करेंगे कार्यकर्ती बहनों को, तो वो भी कहेंगे कि खाली करो। तो इस तरह से भाई जो है उनको ध्यान दिया जाए। ये यहां पर है गांव में 21.2%, तो शहरों में 5.5% ऐसे गरीब लोग हैं। तो दरिद्रता सूचकांक वगैरह की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा 9,70,00,000 गरीब बच्चे हमारे ही देश में हैं। तो हमारा देश टॉप पर आया है, विश्व गुरु है इस मामले में, आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है। तो यहां पर भारत के 22,90,00,000 गरीबों में से 20 करोड़ और यहां पर 5 लाख जो है आप देख सकते हैं 90 करोड़ 5 नहीं 50 लाख है, 90 करोड़ 50 लाख यानी कि 90% के जो है यहां पर करीब गांव में रहते हैं। ग्रामीण आबादी का 21.2 भाग गरीब है
तो शहरों में 5.5% जो है यहां पर गरीब हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने सोमवार को बहुआयामी दरिद्रता सूचकांक, जिसको हम एमपीआई बोलते हैं, 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा 9,70,00,000 गरीब बच्चे हमारे ही देश में मिले हैं। सूचकांक के अनुसार 2019 से 21 में भारत में 9.70 करोड़ यानी कि 9,70,00,000 बच्चे गरीबी में जो है जी रहे हैं, और यह 0 से 70 की उम्र के कुल भारतीय जो बच्चे हैं उनका 21.8% है। एमपीआई में शामिल किसी देश में इतने गरीब बच्चों और वयस्कों की आबादी मिलाकर के गिने तब भी नहीं है, जबकि देश के वयस्कों में गरीब का अनुपात इससे कहीं कम 13.9% है। तो देखो, आंकड़े ढंग से देखा जाए तो बेचारा मिडिल क्लास वाला भी क्या है, गरीबी है। तमाम ऐसा कर्मचारी जिसका शोषण हो रहा है, मजदूरी भी दैनिक हिसाब से नहीं मिल रही, वो क्या है, गरीब है। अब कार्यकर्ता बहनों को हमारी ले लो, अगर 5500 रुपया 6,000 रुपया मिलेगा तो आप बताओ वो कहां से अमीर हो जाएंगी, वो भी तो गरीबी रहेंगी। अब उनका तो एक दिन का आप कीमत जोड़ लो तो आप कहोगे कि यहां पर तो 200 रुपया पर डे भी नहीं मिलता, जबकि दैनिक मजदूरी तो 300 रुपया प्लस है। अब फिर भी आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा शोषण और कितनी ज्यादा गरीबी है। क्या ऐसे हमारे लोगों को गरीबी वाले सूचकांक में गिना गया? आप कहेंगे नहीं। तो अगर आप देखें तो ये गरीबों की जो तादाद है वो और बढ़ जाएगी। सरकारें तो इस तरह से आर्टिकल जो है सो है, फिलहाल इस रिपोर्टों में तो ज्यादा वो ऐसा फेर बदल नहीं है क्योंकि बाहर की रिपोर्टें हैं। पोषण और ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं को देनी होगी प्राथमिकता, इस तरह से भी रिपोर्ट में बताया गया। इस पैमाने को परखा है और यूपी समेत 9 राज्यों में सुधार की जरूरत है, इस तरह से यहां पर जानकारियां भी आई हैं। तो देखो, यहां पर इनका कहना है कि हालांकि 2015-16 में जो सबसे गरीब 10 राज्य थे उस सूची में केवल पश्चिम बंगाल 2019 से 21 में 12 जो है यहां पर यानी बाहर आ गया है पश्चिम बंगाल। बाकी जो 9 राज्य यहां पर है, उत्तर प्रदेश है आपका देखो, और झारखंड है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है, असम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। इन्होंने तेजी से इनमें जो है सुधार किया है। तो देखो, सुधार हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई अगर उनमें थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो और बेहतर हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ट्वीट आया था कि आपदा में वहां पर फसल नुकसान होने पर 30 दिन में मदद मिलेगी। तो यहां पर एक ये जानकारी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने साझा की है कि बाढ़ आपदा की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ में है। 48 घंटे में सर्वेयर वगैरह नियुक्ति वगैरह होंगे क्षति का दावा करने के बाद में। इस तरह से तोहफा समर्थन मूल्य बढ़ा, ये सब चीजें बताई जा रही हैं। कानून व्यवस्था पर खरा बनने के वाले जो है उनका जीना हराम कर देंगे, यानी कानून व्यवस्था पर खरा यानी खतरा बनने वाले, खरा ना उतरने वाले आप कह सकते हो, या फिर कह लो कि खतरा बनने वाले उनके लिए। तो देखो, जो है सो है। अभी सरकार को पता है, अभी 10 दिन भारी बारिश हुई, तमाम जगह जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। सरकार ने कहा मुआवजा देने के लिए, लेकिन क्या अभी तक किसी को मुआवजा मिला? लेकिन आप लोग कहोगे अभी तक नहीं मिला। क्या सर्वे, सरकार तो कह रही थी सर्वे करवाओ वर्षा का, बाढ़ वाला, सूखा वाला। अब देखो भाई क्या होता है, कब तक होता है, क्या चीजें ये भी कागजों तक सिमट के रह जाती हैं, या फिर गरीबों को या जो किसानों को इसका लाभ भी मिल पाएगा। तो दोस्तों, देखना आगे होगा, और इस वाले वीडियो को यहीं रख